तकनीक और प्रौद्योगिकी में अंतर क्या है, या तकनीक और प्रौद्योगिकी एक ही शब्द है? तकनीकी शिक्षा बोलते हैं तो एक तरफ प्रौद्योगिकी शिक्षा बोलते हैं, तो यार क्या एक ही है? तो एक ही शब्द यूज करो यार। कोई बोलता है तकनीकी, कोई बोलता है प्रौद्योगिकी। है क्या चीज है? क्या है फर्क, क्या दोनों? तकनीक और प्रौद्योगिकी में अंतर क्या है, या तकनीक और प्रौद्योगिकी है? किसान लोग बड़े जो है ये जानते, कंडेंसर और कैपेसिटर, दो शब्द बड़े यूज होते हैं यार खेती किसानी में। कंडेंसर, कैपेसिटर, ये क्या होता है कंडेंसर और कैपेसिटर? ओबीसी का आंकड़ा दिया कितने परसेंट मध्य प्रदेश में ओबीसी है, इसका क्या सोर्स है आपके पास, कहाँ से आंकड़ा आया? जस्ट त्रासदी जो हुई थी, कौन सी कंपनी थी जिसके फैक्ट्री में ये घटना हुई थी और उसका कौन हेड था? उसका डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में जीत में और मोदी जी की जीत में कोई सिमिलरिटी है? पहली बार मैं इसका इंटरव्यू दे रहे हैं आप ये? जी नहीं सर, ये मेरा 4th अटेम्प्ट है इंटरव्यू का। अच्छा, इसके पहले कब कब दिए आपने, अ, कौन कौन से दिए? जी सर, मैंने 2018 का इंटरव्यू दिया था। उसमें मेरा चयन हुआ था मध्य प्रदेश शासन में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में निरीक्षक का पद मुझे प्राप्त हुआ था। मैं सर 5 वर्षों से मध्य प्रदेश शासन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने पुनः प्रयास किया। 2019 में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। 2021 का भी इंटरव्यू मैंने दिया है और 2022 का इंटरव्यू देने के लिए मैं भी उपस्थित हूँ। गुड। आपका कंप्यूटर साइंस रहा है, आपका बीएससी में जी सर। मैथमेटिक्स फिजिक्स बालाघाट से। जी कंप्यूटर साइंस में और आईटी में आजकल एक चर्चा बहुत चल रही है, एआई। जी सर। ठीक है, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे मेडिकल साइंसेस की भी बात करें, तो बड़ा लोगों में बड़ी मतलब जिज्ञासा है इस बात की कि यार क्या होगा ये से। तो चूंकि आप कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, तो आप किस नजरिए से एआई को देखते हैं? जी सर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो वर्तमान में कंप्यूटर साइंस और आईटी के क्षेत्र में होने वाला एक बहुत ही अच्छा नवाचार है और आगे चल कर के काफ़ी लगभग सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विकास की संभावना है। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं एक अच्छे और सकारात्मक इनोवेशन के रूप में देखता हूँ, क्योंकि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इंटेलिजेंट मशीनें और इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाए जा सकते हैं, जो भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। खास करके सर ऐसे क्षेत्र जहां पर मनुष्य के लिए काम करना काफी दुष्कर होता है, जैसे खनन का क्षेत्र या सीवेज सिस्टम को साफ करने का क्षेत्र है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से जो रोबोट्स या जो मशीनें बनाई जाती है उनकी सहायता ली जा सकती है। सर भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी संभावनाएं हैं, जैसा कि तो सर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई मशीन है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई साधन का नाम है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई सॉफ्टवेयर है? ये है क्या चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है ये? जी सर, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर एक प्रकार की तकनीक है जिसका प्रयोग करके कोई सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है, कोई रोबोटिक्स की मशीन बनाई जा सकती है या किसी अन्य प्रकार की मशीन का निर्माण किया जा सकता है। अब आपने एक शब्द का उपयोग किया, तकनीक। जी सर। एक शब्द होता है तकनीक और एक शब्द होता है प्रौद्योगिकी। जी सर। जी तो यदि यदि बात करूं, तो तकनीक और प्रौद्योगिकी में अंतर क्या है, या तकनीक और प्रौद्योगिकी एक ही शब्द है? तकनीकी शिक्षा बोलते हैं एक तरफ प्रौद्योगिकी शिक्षा बोलते हैं, तो यार क्या एक ही है? तो एक ही शब्द यूज करो यार। कोई बोलता है तकनीकी, कोई बोलता है प्रौद्योगिकी। है क्या चीज है? क्या है फर्क, क्या दोनों? जी सर। सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसे, हम्म, सर तकनीक का जो आशय है, तकनीक जो शब्द है ये बहुत ही व्यापक अवधारणा है। तकनीक का प्रयोग न केवल मशीनरी के क्षेत्र में बल्कि अन्य विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की कार्यशैली की भी तकनीक अलग अलग हो सकती है।
जैसे सर कृषि कार्य हम करते हैं, तो कृषि की अलग अलग पद्धतियां हैं, वहाँ पर अलग अलग तकनीकों का प्रयोग हम करते हैं। और जहाँ तक सर प्रौद्योगिकी की बात है, प्रौद्योगिकी का संबंध केवल मशीनरी तक की सीमित है। सर जैसे कि कोई भी मशीनरी जैसे हम खेतों में यूज़ करते हैं, जैसे कल्टीवेशन के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए, तो वो मशीनें प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगी। लेकिन सर मशीन को चलाने का जो कौशल है, वो तकनीक के अंतर्गत आएगा। तो मतलब यदि आपको मशीनरी चलानी तो तकनीक सीखो, प्रौद्योगिकी की जरूरत नहीं है। यदि प्रौद्योगिकी यदि आप कर रहे हो तकनीक की जरूरत नहीं है, मतलब हो गया इसका। जी सर, मैं सर ये बताना चाह रहा था कि तकनीक और प्रौद्योगिकी एक दूसरे की पूरक संकल्पनाएं हैं। यदि आपको प्रौद्योगिकी को ऑपरेट करना है तो तकनीक आनी चाहिए, और तकनीक जो है यदि आपके पास में है तो किसी भी प्रौद्योगिकी को आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। एक आप बता रहे थे कार्यशैली की भी तकनीक होती है यार, कौन सी तकनीक? कार्यशैली की तकनीक कौन सी आती है? अभी हाँ, आपने शब्द यूज किया जी कार्यशैली की भी तकनीक होती है अपनी, तो यार क्या क्या तकनीक होती है कार्यशैली की? जी सर, जैसे कि सर हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, हर इंडिविजुअल की जो तकनीक होती है कार्य करने की, वो अलग अलग होती है। जैसे सर हम ऑफिस में भी कार्य करते हैं, तो हम कई अपने स्टाफ के साथ में। अभी तो आप बता रहे थे कि ट्रैक्टर चलाने की तकनीक होती है। जी सर, मतलब मैंने प्रौद्योगिकी को मतलब पहले तकनीक आनी चाहिए, उसके बाद प्रौद्योगिकी समझ सकते हैं। तो आप अभी तो बोल रहे हैं कि यार बात कुछ यार कुछ हजम नहीं हो रही, क्या कुछ सर मैंने कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्या? सर मैंने खेती में जो प्रौद्योगिकी उपयोग होती है उसके माध्यम से उदाहरण से समझाने का प्रयास किया था। सर जहाँ तक सर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा आशय यही है कि तकनीक और प्रौद्योगिकी एक दूसरे की पूरक अवधारणाएं हैं। दोनों का ही संचालन एक दूसरे के साथ में हो सकता है। पृथक पृथक रूप से दोनों का संचालन करना मुश्किल होता है। यदि मैं इसके इसको और यदि मैं आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा दूसरी ओर लेके जाऊं, अब चूंकि आपने खेती की बात कर दी, तो एक चीजें जो है किसान लोग बड़े जो है ये जानते, कंडेंसर और कैपेसिटर, जी सर। ये दो शब्द बड़े यूज होते हैं यार खेती किसानी में। कंडेंसर कैपेसिटर, ये क्या होता है कंडेंसर और कैपेसिटर? अ, जी सर। मैं किसानों की मोटर जलती रहती है कई बार, कभी पंप जल जाते हैं, जी सर। कभी कुछ हो जाता है। कि कंडेंसर और कैपेसिटर, कंडेंसर खराब हो गया, नया कंडेंसर लाना पड़ेगा, वो मोटर नहीं चल रही तेरी, कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। स्टार्टर होता है, स्टार्टर क्या, जी ये सर। क्या चीज है सब? सर ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। जैसे सर स्टार्टर होता है, तो जब हमें मोटर ऑपरेट करनी होती है, स्टार्ट करनी होती है, तो उसका प्रयोग करते हैं। हाँ तो सीधे लगाओ, स्विच पे लगाओ और बटन डालो। तो स्टार्टर क्या जरूरत है, स्टार्टर की क्या जरूरत है इसमें? सर स्विच वो में लगाओ, चालू करो, स्विच को ऑन करो, हो गया चालू। सर जो स्टार्टर होता है वो मोटर में जो करंट सप्लाई होता है उसके वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। तो उसके लिए तो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए। जी सर। स्टार्टर भी मैंने फ्रिज खरीदा था 20 साल पहले, तो बोले वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा सब। स्टार्टर तो उसने बोला ही नहीं यार। सर वोल्टेज स्टेबलाइजर पहले प्रयोग में लाया जाता था हाँ। कि जो भी विद्युत उपकरण है वहाँ पे एकाएक अधिक मात्रा में विद्युत की सप्लाई ना हो और उनको नुकसान ना पहुंच जाए, इसके लिए स्टेबलाइजर का प्रयोग करते थे। और सर पर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो स्टेबलाइजर को रिप्लेस किया कंडेंसर और कैपेसिटर जैसी चीज़ों ने। कंडेंसर और कैपेसिटर भी जो है किसी भी विद्युत उपकरण में करंट फ्लो को मैनेज करता है। ओके जी मैम। हम्म। चारुल, जी मैम। नाम का क्या मतलब है आपके? मैम मेरे नाम का अर्थ होता है सुंदर या मनमोहक। सुंदर या मनमोहक? तो आपको लगता है आप सुंदर या मनमोहक हैं? जी मैम, मुझे ऐसा लगता है। और जो मेरे परिवार के जो लोग हैं वो भी हमेशा ये मुझे ऐसा कहते रहते हैं। परिवार के लोग तो कहेंगे ही, माता हाँ पिता को, भाई बहन को तो अपने बच्चे हाँ, बहन अच्छे ही लगते हैं। अगर मैं कहूंगी मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे हो,
जी मैम, मैं आपके इस ओपिनियन का भी सम्मान करता हूँ और यदि मैं आपसे नाम तो जस्टिफाई नहीं हुआ। मैम, यदि आप मुझसे ऐसा कहती हैं कि आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं मैडम तो ये पूछ रही सीरियसली, कितनी लड़कियों ने तुमको बोला आज तक, ये बताओ कि तुम सुंदर दिखते हो? अ, मैम ऐसा मेरा कुछ खास इस तरह का अनुभव नहीं रहा है अभी तक के। जी खास नहीं रहा है। मतलब मेरा ये कहने का है जी कि चारुल नाम को आप सार्थक नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहे हो आप सुंदर। जी मैम। मैम, मैं आपसे ये मैम विनम्रतापूर्वक आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप किस वे में आई मीन कि किस डायरेक्शन में आप मुझसे ऐसा कह रही हैं? आपकी क्या डेफिनेशन है सुंदरता की? जी। मैम, मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि मैं जो है एक अच्छे स्टूडेंट भी रहा हूँ और जो-जो रोल मुझे मिले हैं, मैंने बहुत अच्छे से निभाए हैं। जैसे कि मैं अच्छा बेटा भी हूँ, अच्छा भाई भी हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं एक सिविल सेवक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। और मेरे कार्यस्थल पर जो मेरी कार्यशैली है और टीम मैनेजमेंट स्किल है, उसको लेकर के मेरे स्टाफ और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा प्रशंसा मिलती रहती है। मेरे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं और स्टाफ जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि इसीलिए आपकी आप सुंदर हैं। और अ सम्मोहक, जी मैम, जो सम्मोहक कैसे हैं? जो मेरी कार्यशैली है मुझे नहीं लग रहे हो आप सम्मोहक, अब बताओ कैसे हैं? मैम, जो सुंदरता और सम्मोहकता की डेफिनेशन है, मैं स्पेशली मेरी कार्यशैली और जैसा कि मैं कार्य करता हूँ अपने मैं ऑफिस तो में। आपकी कार्यशैली नहीं जानती ना, मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मुझे क्या मालूम आपकी कार्यशैली कैसी है। आप मुझे सम्मोहक नहीं लग रहे हैं। मैम, जो मेरी कार्यशैली है और कार्यस्थल पर जो मेरा डेडिकेशन है हम्म, और खास करके मेरे एकेडमिक्स में जो मैंने समर्पित भाव से मेहनत की है, उसके लिए ठीक मेरा है, जो ठीक व्यक्तिगत विवरण पत्रक है। है। आपका विभाग है पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, है ना? जी मैम। पिछड़ा वर्ग क्या होता है, किनको हम पिछड़े वर्ग में मानते हैं? मैम, भारत में समाज में ऐसी जातियाँ जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी है, जिन्हें अ, इन तीनों स्तर पे अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का या आर्थिक भी शामिल है उसमें? जी मैम। मैम, मैं बताना चाहूँगा कि 1979 में जो मंडल कमीशन आया था, उसमें ये रिकमेंडेशन की गई थी कि भारत में पिछड़ा वर्ग का निर्धारण करने के लिए 3 मानकों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मानक शामिल होंगे। हम्म। अच्छा, इसके इस विभाग में ये घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़, विमुक्त, इनकी भी जी मैम। कार्य शामिल है ना? जी मैम। क्या होता है मुझे बता सकते हो? विमुक्त क्या होता है, घुमक्कड़ क्या होता है और अर्धघुमक्कड़ क्या होता है? मैम, हमारे विभाग के पास में विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ विभाग के कार्य भी हमें दिए गए हैं। मैम, विमुक्त का आशय होता है ऐसी जातियाँ जो कहीं भी नोटिफ़ाई नहीं की गई, उन्हें पृथक से कितनी जातियां हैं ऐसी मध्य प्रदेश में? मैम, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ तीनों मिला करके 51 जातियाँ हैं, हम्म, जिसमें से 21 जातियाँ विमुक्त हैं और 30 जातियाँ घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ में शामिल हैं। हम्म, मैम, विमुक्त जातियाँ ऐसी है जिसे किसी भी सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। और जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं, ये ऐसी जातियाँ हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अपने कार्य करती है और अपना जीवन यापन करती है। जी। और अर्धघुमक्कड़? मैम, अर्धघुमक्कड़ जातियाँ जो है ये भी इसी प्रकार से काम करती है, लेकिन इनमें से कुछ जातियाँ ऐसी है जिन्होंने अपना स्थायी निवास प्राप्त कर लिया है। जैसे हम्म, मैम, एक बंजारा जनजाति है, बंजारा जाति है, जो कई बार देखें तो घुमक्कड़ भी दिखाई पड़ती है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इनका स्थायी निवास है। वहाँ पर बाई ये रोड आप कभी बालाघाट से इधर आए हैं भोपाल? जी मैम। रोड के किनारे आपने देखा होगा जी। कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग रहते जी हैं, मैम। ये किस श्रेणी में आते हैं? मैम, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ या विमुक्त? जी मैम, मैंने देखा तो है, लेकिन मैं लोहे अभी का जो काम करते हैं गाँव शहरों के किनारे जी, में, जी, वो किस में आते हैं? ये मैम घुमक्कड़ जाति के अंतर्गत आते हैं। इन्हें लोहा पीटा जाति कही जाती है। हम्म। जी। तो इनके सर्टिफिकेट बनते हैं इसके, है ना? तो ये सर्टिफिकेट जो है ये परमानेंटली बनते हैं क्या? जाति प्रमाण पत्र जो इनका बनेगा, जी ये मैम। परमानेंटली बनेगा? ये कैसे बनेगा? मैम, पहले जब इन जातियों के लिए अलग से इनको नोटिफ़ाई किया गया था, तो प्रारंभिक तौर पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 2021 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी और इसके आदेश भी जारी हो गए हैं।
वर्तमान में विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जातियों के लिए पृथक से जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और इन्हें उपलब्ध भी उसकी कराया अवधि जा कितनी रहती है, कितने साल के लिए बनाया जाता है? रहा है। मैम सॉरी मैम, इसकी मुझे जानकारी नहीं। ओके। अन्य पिछड़ा वर्ग में कितनी जातियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर? जी मैम, मध्य प्रदेश में 93 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया श्योर। है। मैम कितनी प्रतिशत जनसंख्या है अन्य पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश में? मैम जहाँ तक कि मैंने अध्ययन किया है, मध्य प्रदेश में 50.09% जनसंख्या अन्य पिछड़ा और वर्ग। भारत में? मैम भारत में मैंने जो अध्ययन किया है 51.2% जनसंख्या पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। लांजी से हैं आप, है ना? वहाँ मैम। का किला बहुत फेमस है। जी क्या है और वो क्यों मतलब धरोहर जैसा नहीं बन पा रहा कि लोग बाहर से देखने आते हो? मतलब आसपास के लोग तो जाते हैं जी मैम। पर बहुत बड़े स्तर पे नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? मैम लांजी का जो किला है वो गौंड जनजाति की जो सांस्कृतिक समृद्धि है उसका परिचायक भी है। एक गौंड शासक थे मालूकुमार टेकाम, उन्होंने 13वीं शताब्दी में उस किले का निर्माण किया था। मैम शुरुआत में आज से कुछ वर्षों पहले ऐसी स्थिति थी कि लांजी का किला बहुत बड़े स्तर पर प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी उस क्षेत्र को ऑक्यूपाई किया है और वहाँ पर विकास का कार्य चल रहा है। और मैम वर्तमान में लांजी के किले को एक अच्छी स्तर की प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। आसपास के जिले के लोग भी उसको देखने के लिए आते हैं और वहाँ पे पर्यटन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। आगे चल करके मैम इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि और यदि यहाँ पर कार्य किया जाता है तो उस क्षेत्र में पर्यटन में वृद्धि। आपने ये लिखा है कि आपने राष्ट्र स्तरीय जो है ये विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया। जी उसमें कुछ आपने स्थान प्राप्त नहीं हुआ आप लोगों को? जी मैम, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था नेशनल लेवल पे, उसमें मेरी रैंक नहीं आ पाई थी। मैंने पार्टिसिपेट किया था। क्या कारण आपको लगते हैं क्यों नहीं हो पाया? मैम क्योंकि वो एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी और वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ दूसरे साइंस मॉडल्स थे जो काफ़ी अच्छे और हमसे ज़्यादा इनोवेटिव वे में उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया। हमने अपने तरफ से अपना बेस्ट दिया, मैंने और मेरे सर ने, हम जो मेरे साइंस टीचर थे, हम दोनों ने मिलकर के वो साइंस मॉडल बनाया था और हमने पूरा प्रयास किया कि हमारी रैंक आए, लेकिन हमें एक 5 साल की सेवा अवधि में आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्ट है या ईमानदार है? जी मैम, मैं पिछले 5 वर्षों से मध्य प्रदेश शासन में सेवाएं दे रहा हूँ और मैम मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार पूर्णतः ईमानदार है और अपनी निष्ठा के साथ में जो भी उनके कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति कर रही है। ठीक है सर। चारुल जी, जी अभी आपने एक ओबीसी का आंकड़ा दिया, कितने परसेंट मध्य प्रदेश में ओबीसी है? जी उसका क्या सोर्स है आपके पास, कहाँ से आंकड़ा आया? जी सर, सर मैं बताना चाहूँगा कि 2021 में जो लोकल इलेक्शंस होने वाले थे मध्य प्रदेश में, 2022 में जो हुए, उन लोकल इलेक्शंस के पहले मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था पूरे मध्य प्रदेश में। उस सर्वे में ये जानकारी दी गई थी, उस सर्वे के पश्चात ये सर जानकारी दी ये गई। आंकड़ा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मध्य प्रदेश सरकार क्यों प्रस्तुत नहीं कर रही? भाई रिजर्वेशन का इशू खत्म हो जाएगा, 4-5 बार तो मांग चुके हैं, डाटा दो डाटा दो, देते हैं नहीं, डाटा उपलब्ध है, वो तो कह देते हैं हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। जी सर, मैं तो आपको क्या बताना सरकार सही काम कर रही है? डाटा है, दे नहीं रही, क्या किया जा रहा है? हाईकोर्ट को झूठ बोला जा रहा है। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सर्वे करवाया गया था, सर्वे में मुख्य रूप से इस चीज़ का परीक्षण किया गया था कि पिछड़ा वर्ग के वोटर्स की संख्या कितनी है और उसके आधार पर ये आकलन लगाया गया कि यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है लगभग ये 50 से आकलन आपने 51 बताया, प्रतिशत। ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं। जी सर, जो आयोग की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में जो आंकड़ा था वो यही था। आयोग की रिपोर्ट पर बेस्ड, ठीक। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक आयोग बना था, रोहिणी आयोग। जी सर। उसकी कुछ रिकमेंडेशंस आई थी, जी क्या थी? सर, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास को लेकर के 2017 में न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि पिछड़ा वर्ग के अंदर और सब कैटेगराइजेशन करने की संभावनाओं का आकलन करने के लिए ये आयोग बनाया गया था। 2023 में रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, लेकिन सर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। चलिए ठीक, 2 दिसंबर को आपका बर्थ
कौन सा दिवस मनाया जाता है इस जी सर, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और कोई बड़ी घटना 2-3 दिसंबर को हुई हो? जी सर, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो है 2-3 दिसंबर 1984 को हुई। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो कौन सी कंपनी थी जी जिसके फैक्ट्री में ये घटना हुई थी और जी उसका सर। कौन हेड था उसमें? सर, भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इस कंपनी में ये दुर्घटना हुई थी। और सर उसके हेड का नाम सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ वॉरेन एंडरसन। वॉरेन एंडरसन उसके हेड थे। एंडरसन को सजा मिली थी क्या इस केस में? अ, जी सर, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एंडरसन को इस केस में सजा नहीं हुई थी। उसके बाद उस समय जब ये घटना हुई थी तो एंडरसन और कंपनी के कुछ अधिकारियों के ऊपर एफआईआर की गई थी। बाद में उनका ट्रायल चला लेकिन उन्हें सजा नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? बाकी लोगों को तो सजा हो गई। एंडरसन का यहीं थे, नहीं सर, वो भारत छोड़ करके अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए। इतने बड़े इंसिडेंट के मुख्य आरोपी जिसको हम कहना चाहें या उत्तरदायी व्यक्ति को हमने छोड़ दिया, बाहर जाने दिया। क्या भारत कानून इतना लाचार है? जी सर। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है जो भी इस घटना के मुख्य आरोपी थे उन्हें सजा दिलाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन वो तो भाग गया एंडरसन, लौटे नहीं दोबारा कभी। हाँ, 2-4 हज़ार रुपए का कुछ लगा दे के निकल गया वो तो। सर जहाँ तक सर मैं समझ पा रहा हूँ कि रोकने का प्रयास किया, मतलब जो जो आरोपी थे उनके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा प्रयास किया गया। और आपको ये पता है कितने सालों बाद इस केस में सजा मिली थी और कितनी सजा मिली थी? सर जो ये पूरी घटना थी इसके काफ़ी वर्षों के पश्चात, सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2010 या 2012 के समय पे जो सज़ा हुई थी, मतलब उस समय सज़ा सुनाई गई थी। और सर मुझे सर अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कि दंड कितना मिला था और ये कितने पता है लोगों को इसमें मिला था। कितने लोग हताहत हुए थे इस दुर्घटना में? कितने लोग मरे थे? मैं माफ़ी चाहूँगा सर, और एग्जैक्ट जिससे कि फिगर। बड़ी बड़ी त्रासदियों में शामिल किया जाता है जी और 2-2 साल की सजा दी गई। तो भारतीय कानून या भारतीय दंड संहिता कमजोर नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता? इतनी बड़ी इंसिडेंट के लिए कोई सजा ही नहीं मिल रही। जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था पूरी तरह से निष्पक्ष है। जो भी आरोपी थे और जो कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत। निष्पक्षता का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इतने सालों बाद न्याय मिलना, न्याय में देरी अन्याय नहीं होती। ये शब्द आपने सुना होगा। जी सर। सर ये भारतीय न्याय व्यवस्था में ये समस्या प्रारंभिक तौर से ही देखने में मिली है कि जो न्याय व्यवस्था है वो काफ़ी धीमी है और कई बार जो पीड़ित है न्याय उसको व्यवस्था न्याय में मिलना। क्वेश्चन आपने वर्ड सुना होगा, अंकल सिंड्रोम, सुना है? जी नहीं सर, मैंने। नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं। ये बताइए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आप हैं, जी सर। तो अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं हमारे पास संविधान में? जी सर, भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। क्या कहता है 29? जी सर, आर्टिकल 29 में ये प्रावधान है कि जो भी भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। और आर्टिकल 30 में ये प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, उनका प्रशासन और प्रबंधन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों का निर्धारण कैसे करते हैं? क्या आधार? क्योंकि यहाँ तो कुछ लिखा नहीं, 29-30 में तो कुछ भी नहीं लिखा। जी सर। कैसे करते हैं निर्धारण? जी सर, भारत में जो है अल्पसंख्यकों का निर्धारण मुख्य रूप से भाषाई और धार्मिक आधार पर किया जाता है। सर अल्पसंख्यक कल्याण आयोग अधिनियम 1992 में धारा 2 में ये प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण ऐसे समुदाय को अल्पसंख्यक निर्धारित किया जाएगा जिनकी संख्या भाषाई और धार्मिक आधार पर कुल जनसंख्या की तुलना में कम है। सर मध्य प्रदेश शासन में भी एक नियम है, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सर हम लोग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं और अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में ये नियम लाए गए थे। इसमें प्रावधान था कि मध्य प्रदेश में भाषाई और धार्मिक आधार पर किसी जन समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 50% से कम है तो उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। कुल जनसंख्या से, सबसे बड़े समुदाय की जनसंख्या से? सॉरी सर, मैं इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज आप विभाग में रूल आप जानते हैं? हूँ। जी सर, मैंने। कुल जनसंख्या तो मध्य प्रदेश की सारी जनसंख्या होगी या फिर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े समुदाय की कुल जनसंख्या का आधा? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन बताइए। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं अमेरिका में। जी सर। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में जीत में और मोदी जी की जीत में कोई सिमिलरिटी है?
ऐसे कुछ चीजें जो दोनों के चुनावों में समान, जीत में समान। जी सर, अभी अमेरिका में चुनाव हुए हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के चुनाव में जीत में जो सिमिलैरिटीज है, वो मैं मुद्दों के रूप में देखता हूँ। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में उन्होंने अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए किया। वहीं सर भारतीय लोकसभा चुनाव में भी अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर करने को लेकर देखिए, मैं के आपको एक चीज बताता हूँ, सन 2014 में मोदी जी जो जीते जी और 2024 में ट्रंप जो जीते, ये तो इलेक्शन में सिमिलरिटी कहीं ना कहीं, 2024 में कोई सिमिलरिटी नहीं। ये कहा जा रहा है, अगर आपने इसका न्यूज़पेपर पढ़ा हो, कि जी जिस प्रकार 2014 में मोदी जी चुनाव जीते थे, उसी प्रकार 2024 में ट्रंप जीते। जी तो उसमें तो अवैध प्रवास का कोई मुद्दा ही नहीं था। 2014 के इलेक्शन में कहाँ जी बहुत बड़ा मुद्दा था? जी सर। था क्या? जी नहीं फिर सर, मैं माफी चाहूंगा, मैंने इसका अध्ययन नहीं राष्ट्रवाद शब्द सुना है आपने? किया। जी मोदी जी भी उसी पर आए थे, जी ट्रंप भी उसी पर आए। जी, थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद।